पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन संबंधी जो चेंज आते हैं, हार्मोन संबंधी जो परिवर्तन आते हैं और अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल होता है, वो आपको किस अवस्था में होता है वो आपको बताना है। एडोलसेंस में यानी किशोरावस्था में, इन्फेंसी में, अर्ली चाइल्डहुड में या फिर मिडिल चाइल्डहुड में। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। आपके डेवलपमेंट की जो स्टेजेज होती है वहां से आपका क्वेश्चन लिया हुआ है। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 1 नंबर की स्टेजेज कोई ना कोई आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया हार्मोन संबंधी परिवर्तन जो होते हैं। हार्मोन संबंधी परिवर्तन कैसे होते हैं? जैसे जो मेल होता है, जो पुरुष होता है वो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होता है और जो फीमेल होती है वो मेल की तरफ अट्रैक्ट होती है। इसको कहा जाता है विषम लिंगी आकर्षण। इसको कहा जाता है विषम लिंगी आकर्षण कहा जाता है इसको। ठीक है, और ये आपका किस स्टेज में होता है? ये आपका होता है एडोलसेंस की एज में। एडोलसेंस की जो एज होती है वो होती है जब 12 साल का जो एंड होता है या फिर 13 साल की शुरुआत कह लो। 13 साल से लेके 18 वर्ष तक का जो बच्चा होता है वो आपका एडोलसेंस के अंदर होता है। तो हार्मोन संबंधी जितने भी चेंज आते हैं वो आपके एडोलसेंस के अंदर आते हैं और इसके अंदर बच्चा अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर भी बल देता है। जब 13 साल से 18 साल तक का बच्चा होता है उसको बड़ी टेंशन रहती है अपने करियर को लेकर कि आगे जाके मुझको क्या बनना है। ठीक है, इसलिए जो एडोलसेंस होती है, किशोरावस्था होती है, इसको जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है। इसको कहा गया है जीवन का सबसे कठिन काल। इसको मैं पूरा लिख देता हूं, जीवन का सबसे कठिन काल किसको कहा गया है? एडोलसेंस को यानी किशोरावस्था को कहा गया है। ये किसने कहा था? ये कहा था किलपैट्रिक साहब ने। ये कहा था किलपैट्रिक ने। ठीक है, और उसके अलावा इसी अवस्था के अंदर बच्चों को संघर्ष करना पड़ता है काफी। आंधी तूफान की अवस्था इसको कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं आपकी आंधी तूफान की अवस्था। सारे आंधी तूफान सब इसी के अंदर आ जाते हैं। आप लोग इससे गुजर चुके हो, मैं भी गुजर चुका हूं, हर कोई गुजर चुका है। ठीक है, आंधी तूफान या फिर संघर्ष की अवस्था। ये किसने कहा था? ये मनोवैज्ञानिक थे कहने वाले, इन्होंने स्टेटमेंट दिया था स्टैनली हॉल ने। ठीक, और इसी के अलावा इसी स्टेज को जो एडोलसेंस होती है इसको कहा जाता है गोल्डन एज। इसको कहा जाता है, इसी एज को कहा जाता है गोल्डन एज। इस अवस्था को कहा जाता है। इसी अवस्था में वीर पूजा की भावना यानी हीरो वर्शिप की भावना शुरू हो जाती है। ठीक है, हीरो वर्शिप की जो भावना होती है, वीर पूजा की भावना होती है, वो स्टार्ट हो जाती है बच्चे के अंदर। मतलब जैसे कोई लड़का है, जैसे वो अपने भगत सिंह को अपना आइडियल मानता है तो उसको फॉलो करना शुरू कर देता है। कोई सलमान खान को मानता है, उसको फॉलो करके अपनी बॉडी बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो आपकी हीरो वर्शिप इसी को कहते हैं जब हम किसी को अपना आइडियल मानकर उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जितने भी इसकी मैंने विशेषताएं बताई है ये आपकी एडोलसेंस यानी कि आपकी किशोरावस्था की अवस्थाएं होती है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या सही हो जाएगा? एडोलसेंस आपका आंसर सही हो जाएगा। हार्मोन संबंधी जो चेंज होते हैं और जो अपनी पहचान की जो बच्चा तत्पर रहता है खोज बनाने के लिए, कुछ बनाने करने के लिए, वो आपका एडोलसेंस के अंदर होता है। आई थिंक आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा एडोलसेंस के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जब ये डिटेल में मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा तो सारी स्टेजेस आपको एक ही बारे में समझ में आ जाएगी और लगभग सारे आपके पॉइंट वहां से क्लियर हो जाएंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन आपका अगेन आपका डेवलपमेंट यानी विकास से लिया हुआ है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि विकास के विषय में कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। चलो देखते हैं विकास के बारे में कौन सा सही है। विकास की गति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। बिल्कुल सही बात है। देखो चाहे आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हो, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, सभी का विकास एक जैसे थोड़ी हुआ है। किसी का कम स्पीड से हुआ है, किसी का ज्यादा स्पीड से हुआ है। मैं जिम में जाकर डोले हुए वो डंबल वगैरह उठाता हूँ, बढ़िया डाइट लेता हूँ, मेरा शारीरिक विकास बढ़िया हो गया। मैंने पढ़ाई अच्छी तरीके से करी तो मेरा मेंटली जो डेवलपमेंट है वो अच्छे तरीके से हो गया। आप में से भी बहुत बच्चे ऐसे होंगे या बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनका नहीं हुआ होगा। तो जितने भी आप लोग वीडियो देख रहे हो या मैं हूं, तो हम सभी का विकास एक जैसा थोड़ी हुआ है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। कोई जल्दी सीख लेता है, कोई कम सीखता है, किसी का आईक्यू लेवल ज्यादा है, किसी का बढ़िया है, किसी की बुद्धि या चिंतन करने का तरीका हाई लेवल का है, किसी का कम लेवल का है। तो विकास भी अलग अलग देखने को मिलेगा व्यक्तिगत विभिन्नताओं की वजह से। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि विकास के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसको। अगला क्वेश्चन है पॉइंट है संज्ञानात्मक विकास पूर्णतः आनुवांशिकता द्वारा निर्धारित होता है। बिल्कुल गलत है। पूर्णतः आनुवांशिकता नहीं, आनुवांशिकता और वातावरण यानी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट द्वारा निर्धारित होता है। तो ये तो पॉइंट आपका गलत हो गया। विकास पूर्व निर्धारित क्रम में होता है। बिल्कुल सही बात है, यानी विकास का हम पहले से पता लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में होगा। तो जो विकास होता है वो पूर्व निर्धारित होता है।
ये स्टेटमेंट सही है। विकास के सभी पक्ष क्षेत्र परस्पर संबंधित होते हैं, ये पॉइंट भी सही है। विकास के जितने भी क्षेत्र होते हैं, चाहे शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, आपका सामाजिक विकास हो, तो सभी क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जुड़े रहते हैं। तो एक वो पॉइंट गलत है स्टेटमेंट, बाकी सही है, यानी पहला तीसरा चौथा, यही है ना, पहला तीसरा चौथा ढूंढो इसमें। आंसर आपका थर्ड आंसर आपका डेवलपमेंट का सही हो जाएगा। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, देखिए अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है, और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, वे गणितीय प्रश्न यानी जो मैथमेटिकल क्वेश्चन होते हैं, जो परिकल्पना परिस्थितियों यानी जो हाइपोथेसिस आपकी रीजनिंग होती है, परिस्थितियां होती है, इनसे संबंधित होते हैं और बीजगणितीय कथन आलेखित करते हैं। तो प्रारंभिक पाठ्यचर्या का एक ये भाग होते हैं। इस विचार का आधार है कि किशोरावस्था के छात्र, देखो यहां पर बात हो रही है किशोरावस्था की यानी एडोलसेंस की, तो किशोरावस्था के छात्र कौन सा कार्य करने में यहां पर सक्षम हो गए, आपको बताना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर तो मैं आप लोगों से जरूर पूछूंगा, क्या होगा। अमूर्त चिंतन यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, या फिर मूर्त पदार्थों के साथ निश्चित संक्रिया, या फिर श्रेणीबद्ध कार्य, या फिर वर्गीकृत कार्य। बताइए से आंसर क्या होगा। जिन्होंने नोट्स ले रखे होंगे उन्होंने तो अभी तक आंसर बता भी दिया होगा, ठीक है। इसका आंसर बताइए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी। ए यार सारे ये बता रहे हो, मतलब रट रखा है क्या ये वाला। चलिए आंसर इसका आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए हो जाएगा, अमूर्त चिंतन हो जाएगा। देखिए अगर आपने जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ी होगी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो जो आपकी फोर्थ स्टेज होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें बच्चा होता है 11 साल से प्लस का, जिसमें बच्चा होता है 11 साल से प्लस का होता है, ठीक है, 11 वर्षों ऊपर तक की होती है, तो एडोलसेंस के अंदर तो आपकी आ जाएगी वाली, ठीक। अब इसके अंदर क्या होता है, देखिए इस फोर्थ स्टेज के अंदर इसमें आपको एक वर्ड देखने को मिलेगा, निगमनात्मक तर्कना। ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा, यहां पर लिख देता हूं मैं इसको, निगमनात्मक तर्कना, ठीक है। इसको इंग्लिश में बात करें तो हाइपोथेसिस, जो रीजनिंग होती है वो आपको फोर्थ स्टेज के अंदर देखने को मिलती है जीन पियाजे की। अब होता क्या है निगमनात्मक तर्कना, इसमें नियम पहले बताए जाते हैं, फिर उसके बाद उसको एग्जाम्पल के माध्यम से कराया जाता है, यानी नियमों पर आधारित, तर्क पर आधारित चीजें पहले कराई जाती है और फिर उसको एग्जाम्पल के थ्रू कराया जाता है। कैसे कराया जाता है वो देखिए मैं आपको बताता हूं। अब मान लो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, कुछ भी, इसको हटा देता हूं मैं, ध्यान से समझना, एक बारी में समझ में आ जाएगा। देखिए अब मान लीजिए रेक्टेंगल, आपको पता है रेक्टेंगल के बारे में कि आमने सामने की साइड इक्वल होती है इसकी। अब इसका एरिया का फॉर्मूला आपको पता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ का फॉर्मूला होता है इसका। पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है आपको इसका कि 2l + b, ये फॉर्मूला होता है। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या चीज सिखाई रेक्टेंगल की, मैंने आपको फॉर्मूले बताए यानी कि नियम बताए, और नियम बताने के अलावा मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि भाई एक रेक्टेंगल की एक साइड 5 है लेंथ और ब्रेथ इसकी 10 है, तो इसका एरिया कितना होगा। तो एरिया आप सीधा निकाल दोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, सर 50 निकल कर आ गया। तो पहली चीज क्या हुई, पहले मैंने आपको नियम बताया, ठीक है, पहले आपको इसके फॉर्मूले बताए और नियम से फिर आपको उदाहरण बताया, उदाहरण यानी चीजें बताई आपको, ठीक है। यही आपकी होती है निगमनात्मक तर्कना होती है, आपकी हाइपोथेसिस रीजनिंग होती है। और यही इसने क्वेश्चन में कहा था कि वे गणितीय प्रश्न जो परिकल्पना परिस्थितियों से संबंधित होते हैं, ये आपकी डिडक्टिव यानी हाइपोथेसिस रीजनिंग से संबंधित होते हैं, जो वाले इस तरीके के आपके क्वेश्चन होते हैं। तो ये किस अवस्था के अंदर होगा, ये होगा आपका अवस्था नहीं पूछी इसमें, ये पूछा है कि किशोरावस्था के साथ कौन सा कार्य करने में सक्षम हो जाएंगे, तो अमूर्त चिंतन करने में सक्षम हो जाएंगे। जीन पियाजे की जो फोर्थ स्टेज है 11+ से जो ऊपर की अवस्था है, उसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। तो आंसर इसमें आपका फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। फोर्थ स्टेज के अंदर दो ही चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक तो बच्चा अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है और हाइपोथेसिस रीजनिंग उस बच्चे के अंदर आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और मैंने एग्जाम नोट्स के अंदर तो एग्जाम्पल भी सेम डाला हुआ था ये। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर एकदम आपने बताया, लेकिन आपको आंसर रटा हुआ था जहां तक मुझे लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा अच्छा था ये, ठीक। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अगेन आपके पियाजे साहब से आ गया कि पियाजे के अनुसार इनमें से कौन से 4 तत्व यानी 4 एलिमेंट विकास को प्रभावित करते हैं। यहां पर बात हो रही है विकास को प्रभावित करने वाले कारक की अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। चलिए देखते हैं, पहला है परिपक्वता यानी मैच्योरेशन, बिल्कुल सही बात है भाई, जो आदमी जितना मैच्योर हो जाएगा उसका विकास उतना ज्यादा हो जाएगा, तो विकास को प्रभावित करेगा मैच्योरेशन, बिल्कुल करेगा। दूसरा बात है एक्टिविटी, जो जितनी ज्यादा एक्टिविटी करेगा उसका उतना ही ज्यादा विकास हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही बात है। सोशल एक्सपीरियंस
ठीक है, यानी जो अपने समाज से अनुभव लेगा, समाज मतलब अपना घर हुआ, स्कूल हुआ, आसपास की सोसाइटी हुई, मैं भी समाज का हिस्सा हूं आप लोगों के लिए, तो समाज से जो भी अनुभव लेगा उससे भी बच्चे का विकास होगा, कुछ हो ना हो लेकिन सामाजिक विकास जरूर हो जाएगा उसका। ठीक है, तो ये भी पॉइंट सही है। और फोर्थ इसमें दिया ही हुआ है इक्विलिब्रेशन, ये तो वैसे ही हो जाएगा आपके पॉइंट में, जो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में बराबर का काम करता है, मध्यस्थता का काम करता है। पहला ही आंसर सही है। ठीक है, मैंने आंसर बता दिया आपको, तो पहला आंसर इसका आपका सही हो जाएगा। जब आप लोग जीन प्याजे की थ्योरी पढ़ोगे डिटेल में तब आपको समझ में आ जाएगा। और बाकी नए सिरे से तो मैं आपको सब चीजें कराने वाला हूं, तो बेफिक्र रहना आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आ गया कि लेव वाइगोस्की और जीन प्याजे के सिद्धांतों में मुख्य क्या भेद है। देखो जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए ना, उसने उसकी आलोचना करी, उसने उसकी आलोचना करी, एक दूसरे की आलोचना में करते रहते थे। जो किसी को किसी का पॉइंट सही लगता था वो उसका चेला बन जाता था। ठीक है, अब जो जीन प्याजे और वाइगोस्की के सिद्धांत में मतलब जो डिफरेंस देखने को मिलता है, मुख्य भेद मिलता है, वो आपसे पूछा है क्या है। बच्चे की अर्थ रचना की प्रक्रिया में भूमिका वस्तुनिष्ठ रचनात्मक नहीं। बच्चों को सक्रिय निष्क्रिय, निष्क्रिय पैसिव की बात हो ही नहीं सकती, पहली पॉइंट गलत हो गया। भाषा व सोच के बीच संबंध में डिफरेंस देखने को मिलता है। देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनना, भाषा के अंदर इन दोनों मनोवैज्ञानिक के अंदर डिफरेंस यानी मतभेद देखने को मिलता है। अब जो वाइगोत्स्की साहब है, इन्होंने तीन चीजों को बड़ा महत्वपूर्ण माना, एक तो समाज को, एक संस्कृति को, एक भाषा को, एक सोसाइटी को, एक कल्चर को, एक लैंग्वेज को, तो तीन चीजों को बड़ा महत्वपूर्ण माना। तो इन्होंने कहा, वाइगोत्स्की साहब ने कहा कि भाई पहले बच्चे में भाषा आती है, पहले बच्चे में भाषा आती है और बाद में विचार आता है, और बाद में विचार आता है। यह स्टेटमेंट था वाइगोत्स्की साहब का, क्योंकि इन्होंने भाषा को बड़ा महत्वपूर्ण माना है। लेकिन जीन प्याजे ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पहले विचार आता है जीन प्याजे के अकॉर्डिंग और फिर भाषा आती है, इन्होंने उल्टा बताया। तो ये डिफरेंस, ये मतभेद दोनों के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो आंसर इसका थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अब आपके